कथा संवेद 7। पंकज मित्र की कहानी बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। टिप्पणी राकेश बिहारी की। भूमंडलोत्तर कहानी के सर्वाधिक विश्वसनीय कथाकार पंकज मित्र का जन्म 15 जनवरी 1965 को तत्कालीन बिहार और वर्तमान झारखंड के रांची शहर में हुआ। हंस सितंबर 1996 में प्रकाशित अपनी पहली कहानी अपेंडिसाइटिस से कथा यात्रा शुरू करने वाले पंकज मित्र के 4 कहानी संग्रह क्विज मास्टर और अन्य कहानियाँ, हुड़क लुल्लू, ज़िद्दी रेडियो तथा वाशिंदा एट तीसरी दुनिया प्रकाशित हैं। समाज का एक वर्ग अहिंसा और सत्याग्रह को हमेशा से कमजोरी और भीरुता की तरह देखता रहा है, लेकिन गांधी ने न सिर्फ कहा बल्कि यह सिद्ध भी कर दिखाया कि तमाम हथियारों और संसाधनों से युक्त सर्वशक्तिमान होने के दंभ से भरे हिंसक सत्ताव्यूह को भेदने के लिए सत्य और अहिंसा ही सबसे मजबूत उपकरण हैं। पंकज मित्र की कहानी बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है अहिंसा को प्रतिरोध के आखिरी और सबसे कारगर विकल्प की तरह प्रस्तुत करती है। गांधी दर्शन के 4 सर्वाधिक प्रमुख घटकों सत्य, अहिंसा, सविनय अवज्ञा और ब्रह्मचर्य की प्रासंगिकता को तंज की रोशनी में उभारने के लिए कहानी में जिस बापू नामक चरित्र को विकसित किया गया है, उसकी निर्माण प्रक्रिया में गांधी की निर्मिति की अनुगूंजों को साफ साफ सुना जा सकता है। गांधी ने कोरे सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि स्वयं उन सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने के हर संभव प्रयोग भी किए। पंकज मित्र ने इस कहानी के नायक का चरित्र रचते हुए गांधी के जीवन में गहरे व्याप्त उस प्रयोग धर्मिता को बहुत बारीकी और सांकेतिकता से रेखांकित किया है। प्रकटतः गांधी के नकार का प्रहसन से दिखती यह कहानी अपनी आंतरिक संरचना में गांधी मार्ग के स्वीकार की मजबूत अंतर्ध्वनियाँ समेटे हुए है। तो आइए गांधी जयंती के खास मौके पर सुनते हैं पंकज मित्र की लिखी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। हमारे बापू पर हमला हो गया था और वह भी हमारे मोहल्ले में। यह कोई रहस्य भी नहीं था कि किसने हमला किया था या करवाया था और क्यों। बापू उन शारीरिक विशेषताओं वाले लोगों में शुमार होता था जिन्हें देखते ही षोडशी कन्याएं अंकल थोड़ा साइड दीजिएगा का विषवाण चला देती थी, और वह निष्कवच इन विषवाणों को झेलने के लिए अभिशप्त था। दरअसल 2 तरह की शारीरिक विशेषताओं वाले लोग होते हैं। एक वह जो अपनी कदकाठी, दाढ़ी मूंछों की अनुपस्थिति और सिर के बालों की घनघोर उपस्थिति की वजह से अपनी वास्तविक उम्र से काफी कम के लगते हैं और उम्र चोर कहलाते हैं। और दूसरे वे जो असमय काल कवलित हुए केशों, पकी पोढ़ी कदकाठी, अकाल चश्म होकर अपनी उम्र से काफी बड़े लगते हैं, वह दूसरी वाली कैटेगरी में आता था तो हमारे कॉलेज का ही मित्र, और जितने दुर्गुण हम में थे वह सब उनमें भी थे, बल्कि कुछ ज्यादा ही परिमाण में। मसलन गांजे की सिगरेट वह जितनी तेजी से भरकर तैयार करता, उतनी हम में से कोई नहीं कर पाता था। तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी से ही ताड़ कर वह बता देता था कि जो स्कूटी पर गुलाबी टॉप में आ रही है वह 2nd ईयर में है और 3rd ईयर के फलाने या चिलाने के प्रेम में आकंठ डूबी हुई है और हम लोगों का कोई भी प्रयास निष्फल होगा। फलां सर कितनी देर तक ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर लिखेंगे
और इतनी देर में हमारा पूरा दल खिड़की से निकल पाएगा या नहीं। मोहल्ले की फलानी का पति दोपहर में लंच के लिए आता है तो ठीक कितने बजे हम गली की तरफ वाली खिड़की की फांक से नीली फिल्म दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। यह सब उसके विशद ज्ञान और कार्य व्यापार का अंग था, और उसके असत्य के साथ निरंतर किए गए प्रयोगों का तो बस पूछिए ही मत। उनके सामने तो असली बापू के सारे सत्य के प्रयोग असफल हो जाते। कुछ प्रयोग तो इतने मारक थे हमारे लिए कि कई बार हम घर पर पिता, चाचा, ताऊ से मार तक खा जाते थे। मसलन हम सबों का पिक्चर देखने का कार्यक्रम दोपहर में बन चुका होता था स्कूल में टिफिन के बाद, और गली के मुहाने पर वह टकरा जाता हमारे किसी अभिभावक से जो जाहिरा तौर पर बमशंकर पान दुकान या सिगरेट दुकान पर पान या सिगरेट का शौक फरमा रहे होते थे। उन्हें देखते ही गुरु गंभीर मुद्रा में एक हाथ में दिखावटी किताब धीर गंभीर कदमों से दुकान पार करने की चेष्टा कर रहा होता। तभी, क्या रे, आज स्कूल नहीं गया टिफिन के बाद? हाँ चाचा जी, गए थे ना, स्कूल में इंस्पेक्शन टीम आ गई थी तो छुट्टी हो गई। अच्छा, तो और सब गए होंगे घर। और तुम कहां जा रहा है? ट्यूशन पढ़ाने। ट्यूशन पढ़ाता है तुम? हमारे अभिभावक की आंखें चौड़ी हो जाती थी यह सुनकर। यस, आई टीच इंग्लिश टू द जूनियर स्टूडेंट्स टू पे माई स्कूल फी। और फिर हमारी वह धुनाई होती कि देख, वह भी तो तेरी क्लास में है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, ट्यूशन करके खर्चा निकालता अपने पढ़ाई का, और एक तू है नालायक। अगली फुर्सत में हम उसे कूटते थे। अरे तो कुछ सूझा नहीं उस समय, जो सूझा बोल दिए बस। स्कूल के दिनों से ही उसके इस किस्म के प्रयोग जारी थे, और कॉलेज में भी जब हमारे क्लास की मात्र 3 लड़कियों में से एक के भाइयों ने उसे रंगे हाथों पत्रों का आदान प्रदान करते हुए पकड़ लिया था और हिंसा को उद्यत हुए, तो उसने इतना निरीह और दयनीय चेहरा बनाकर कह दिया कि वह तो उसे अपनी बहन मानता है, अपने हृदय के अंतरतम से, क्योंकि उसके कोई बहन नहीं है ना। साथ ही कुछ सचमुच की आंसुओं की बूंदें भी टपका डाली, तो भाई लोग सब धोखे में आ गए और उसे एक निरीह और निरापद शाकाहारी किस्म का जीव मानने लगे। इसके बाद उसने लंबे समय तक निर्विघ्न प्रेम का कार्यक्रम चलाया, हर तरह का प्रेम, वायवीय भी और ठोस यथार्थ की धरती पर टिकाने वाला प्रेम भी। इसकी वजह से हम उसे बीसी कहने लगे थे। तो ऐसे ऐसे प्रयोग थे उसके असत्य के। किस्सा को होता यह कि बूटे से कद का दुबला, सांवला, गंजे सिर वाला चश्मिश एक नौजवान था वह, जिसे नौजवान मानता ही नहीं था कोई, यहां तक कि हम भी नहीं मानते थे, और उसे हमेशा भारत भूषण या अशोक कुमार जैसे अभिनेताओं की श्रेणी में रखते थे, जो हमारी मान्यता के अनुसार कभी युवा थे ही नहीं। शैशव के बाद सीधे वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। अब उसके असमय गंजेपन की वजह से था, या गोल चश्मे की वजह से, या दुबली पतली हड़ियल आकृति की वजह से था, हम उसे बापू पुकारने लगे थे, और धीरे धीरे हम उसका असल नाम भूल भी गए थे। यहां तक कि उसके घर जाकर हम में से कोई उसके पिताजी से भी पूछ देता था अचानक, चाचा बापू घर पर है क्या? कौन? चौंक कर पूछते थे उसके पिता। तब सक पकाकर उसका नाम थोड़ा याद करके बताना पड़ता था। भागो यहां से, बापू का भी नाम खराब करोगे तुम लोग साले। चाचा दौड़ाते थे हम लोगों को। भागते हुए हम देखते थे कि हमारा बापू घर की छत पर खड़ा हुआ हमारी दुर्दशा के मजे ले रहा होता। इसका बदला हम दूसरे दिन निकालने की कोशिश करते। बापू बोलता था, अरे ओह, हिंसा हिंसा एकदम नहीं, हिंसा एकदम नहीं, बातचीत करके मुद्दा सुलझाते हैं ना। साला डरपोक। तो मुद्दा ऐसे सुलझता कि बंगाली हलवाई सपन की दुकान पर गर्मा गर्म समोसे और चाय सभी दोस्तों को बापू की तरफ से, और हम बिना 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर के ही बापू की जय जयकार करते थे, और सब मिलकर सामूहिक प्रार्थना करते कि इस बार बापू अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों में जरूर सफल हो जाए। वैसे अभी तक हमारी दुआ कबूल नहीं हुई थी। बापू इस मामले में बड़ा संवेदनशील था, विशेष रूप से अंग विशेष को लेकर इतना कि साइकिल पर बैठकर पेडल मार मार कर आते हुए भी घर्षण मात्र से संवेदित हो जाता था, और उसकी अपराध बोध वाली नजर देखते ही हम मुतमईन हो जाते थे कि आज फिर जीने की तमन्ना लेकर चला था, लेकिन पहुंचा है मरने का इरादा लेकर। रात में सोते ही कहां कहां से गंधर्व कन्याएं आकर उसे रिझाने भरमाने लगती, और बस कॉलेज की क्लास के बाद सपन के समोसा दुकान पर समोसा खाते हुए, गरम समोसे को ताकते हुए हमारे बापू ने जो एक शेर कहा था, वह हमारे बीच जैसे आप्त शेर बन गया था, और हम गाहे बगाहे इसको दागते भी रहते थे। जिंदगी झरक गई सपनदा के समोसों में, जिंदगी
झरक गई सपंदा के समोसों में, सपने सारे बदल गए जैसे स्वप्न दोषों में। यह शेर सपंदा की दुकान पर बावाज़े बुलंद नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि सपंदा की एक युवा होती बहन भी समोसे में आलू भरने और चाय छानकर देने में सपंदा की मदद के लिए वहीं आसपास मंडराती रहती थी, और हमारे दल का कोई न कोई किसी न किसी बहाने से उसकी ओर देखने, मुस्काने, छूने या उसकी कोई छोटी मोटी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। सपन समझता था सारी बात, पर नियमित ग्राहकों को कौन नाराज करना चाहता है। लेकिन वो नजर रखता था, और थोड़ी सी अति, जिसे वह बाड़ा बाड़ी कहता था, देखते ही बहन को आंखें तरेर कर देखता था। उसकी बहन सुरसुरा कर झोपड़े नुमा दुकान के पीछे टीन टप्पर वाले कमरे में चली जाती थी, और हमारे सामूहिक प्रेम के मुंह पर ढनाक से टीन का दरवाजा बंद हो जाता था। प्रेम का पटाक्षेप हो जाता था। सिर्फ बापू इस बात से मायूस नहीं होता था, बल्कि उसे आत्मिक खुशी मिलती थी। तुम लोग साले सब पापी हो, गंदी नजर है तुम लोगों की, कम से कम समोसा हरामी तो नहीं करो। और तू, मतलब हम भी उसकी कॉलेज वाली प्रेम कथा का पारायण शुरू कर देते थे, और वह दुखी हो जाता था। वह मेरी भूल थी, और उसके लिए तुम लोग सबसे माफी मांग चुका हूं, बल्कि उस बहन से भी मिच्छामी दुक्कड़म बोल चुका हूं। तो सपन की बहन के सपने नहीं आते तुझे? बिल्कुल नहीं, शुरू आते थे, झूठ नहीं कहूंगा, पर अब नहीं। बाकायदा अभ्यास किया है मैंने कि नहीं आए। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये सब अभ्यास पर है, तुम लोगों को भी करना चाहिए। बापू आज प्रवचन की मुद्रा में था। इसका मतलब था कि उसके बाप ने आज उसको फुलटा फुलटा कर सेका होगा, दुकान में बैठकर 2 पैसे कमाने की नसीहत दी होगी। इसके बाद ही बापू का यह संतई वाला रूप हमें दिखता था, और ऐसे ही अहिंसा के अभ्यास के दौरान हमारा बापू पिट गया था। खबर मिलते ही हमारा एक हिंसक प्रतिनिधि मंडल बापू से मिलने सदर अस्पताल पहुंचा था। हमारे पास मोटरसाइकिल की चेनें थी, हॉकी स्टिकें थी, गो कि हम में से कोई हॉकी खेलता नहीं था, एक देसी कट्टा भी जिसकी उपयोगिता जांचने का मौका अभी तक आया नहीं था, पर देने वाले ने पूरी तौर पर आश्वस्त किया था कि यह वह वाला नहीं है जिसकी एक फायर में ही नाल फट जाती है, असली मुंगेरिया है, मुंगेरिया। शक्ति प्रदर्शन के सारे सरंजाम हमें छुपा लेने पड़े, क्योंकि अस्पताल में बापू का भी बाप मौजूद था, जो हमें देखते ही भड़क गया। तुम लोग गुंडों के चक्कर में हमारा बेटा मार खा गया, तब तो आए नहीं बचाने, और चले हैं टक्कर लेने उन लोगों से। इस सूरत हराम को कितनी बार समझाया कि शांति से दुकान में बैठो, 2 पैसा कमाओ, लेकिन नहीं, लहड़ों के साथ गड़मस्ती सुस्ती है। यह सब विशेषण हम लोगों के लिए ही था। हम समझकर भी अनजान बने रहते थे। बापू का बाप नहीं होने पर हम बता सकते थे कि वह विशेषण हम पर कितने सटीक बैठते थे। बापू पट्टियों में लिपटा कमजोर दिख रहा था, हालांकि कमजोर तो वो वैसे भी दिखता था। तो साले, तुमको उस तरफ मंडराने की जरूरत क्या थी? जब वह लोग धमकी देकर गए थे, और सपन की दुकान पर भी जाने की जरूरत क्या थी, जबकि 3 दिन से दुकान बंद है? तो जवाब में बापू सिर्फ 3 बार कूं 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 जैसा कुछ बोला, जिसे हम ठीक से समझ नहीं पाए, और एक सीमा से अधिक जोर से न वह बोल सकता था न हम, क्योंकि उसका बाप वहीं आसपास मंडरा रहा था। तुम सिर्फ नाम बताओ उन लोगों के। नाम काम सब तो पता है तुम लोगों को। नहीं, खासकर किसको पहचाना तुमने? अभी खुद को ही नहीं पहचान पाए हैं तो दूसरों को क्या पहचानेंगे? बापू संतई मुद्रा में था, और हमारे अंतरकेश सुलग रहे थे सामूहिक रूप से। हमने माफ कर दिया है उन लोगों को। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। तुम चूतिए थे, चूतिए हो, और चूतिए ही रहोगे। अहिंसा की बत्ती बनाओ और डाल लो। जब एक दिन गोली मार देगा ना, तब समझोगे, तब समझना क्या है। जय श्री सीताराम। बस बापू के सांवले चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, और हम उसे गलियाते हुए लौट रहे थे। सबकी इच्छा थी कि सपन की दुकान पर चाय और समोसा खाया जाए, लेकिन साले ने 3 दिन से दुकान बंद कर रखी थी। बल्कि पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी बीच बीच में यह सुनिश्चित करने पहुंच रही थी कि दुकान खुली तो नहीं है। दरअसल मौकाए वारदात भी सपन की दुकान थी। सीधा सीधा प्रभावित सपन और उसका परिवार ही था, खासतौर पर उसकी बहन। हमारा बापू तो सेंत मेंत में पिट गया था। दरअसल घटनाक्रम, मतलब क्रोनोलॉजी आप लोगों को शुरू से बतानी होगी, तभी मामला स्पष्ट हो पाएगा। उन दिनों अजब दौर चल रहा था। उन्मादी हवाएं चल रही थी, तेजाबी भाषणों की वर्षा हो रही थी, फजाओं में एक किस्म का जहर घुल रहा था धीरे धीरे। बड़ी संख्या में लोग इनकी जद में आते जा रहे थे। जगह जगह बाग बन रहे थे, और इन बागों के बारे में बताया जा रहा था कि बागों में जहरीले फल लग रहे हैं, जिन्हें खाकर जनता बीमार पड़ रही है। वाजीवन मुल्क की सलामती के लिए परेशान लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और कानून की मांग कर रहे थे जिसके जरिए अपने परायों की पहचान हो सके। हर आदमी के खुर्दबीन से जांच हो कि उसमें कितना जहर है, अपना है कि पराया है, मुल्क की सलामती चाहता है कि खिलाफत करता है।
रोज निकलने वाले जुलूसों की संख्या बढ़ रही थी। ऐसे बागों के खिलाफ और शहर में भी लोग चिन्हित किए जा रहे थे। रात के अंधेरे में कोई आकर चुने हुए घरों पर लाल रंग के क्रॉस का निशान बना देता था, जिसे देखते ही उस घर के बाशिंदों का खून सर्द हो जाता था। हम लोगों का खून तो गर्म हो गया था जब सपन के टीन टप्पर वाले कमरे पर एक सुबह निशान बना पाया गया। सपन, उसकी बहन, उसकी माँ, उसका बूढ़ा बलगम थूकता बाप, सब की आंखों में खौफ था। बताइए भैया, हम लोग भी बाहरी हो गए? इतना दिन से आप लोगों का सेवा कर रहे हैं, सपन ने रुआसी आवाज और रोनी सूरत बनाकर कहा था और हूं हूं कर रोने लगा। हम लोगों की स्मृति में शायद यह पहली बार था जब सपन के जैसा खुशमिजाज आदमी, 30-32 की उम्र का आदमी, इस तरह से रो रहा था। हमें काफी बुरा लग रहा था। बापू ने जुलूस निकालने वाले नेताओं से बात करने की ठानी। हालांकि हम जानते थे कि इसका कोई अच्छा नतीजा होने वाला नहीं था। नगर के महापौर यादव जी का बेटा ऐसे सारे जुलूसों का सर्वमान्य नेता था, इसीलिए बापू उससे बात करने चला गया हमारी जानकारी के बगैर। कौन है जी तुम्हारा वो मुसल्ला बांग्लादेशी? मुसल्ला? सपन के बारे में कोई भी ऐसी चीज बापू की स्मृति में आ नहीं रही थी जिससे साबित हो सके कि वह मुसल्ला था। हर दिन दुकान खोलने के पहले अगरबत्ती घुमाता चारों ओर। हालांकि लुंगी पहनता था चार खाने की, लेकिन बहुत सारे लोग पहनते हैं लुंगी। दुकान में भी हर तरह के देवी देवता के कैलेंडर टंगे थे, जिसमें हनुमान जी भी थे तो काबे की तस्वीर भी थी, गुरु नानक भी थे तो बुद्ध भी थे। बांग्लादेशी है कि नहीं उसके बारे में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। बंगाली तो अवश्य था वह। क्या सोच रहे हो इतना? ये लोग ऐसे ही घुसते हैं। ऊंट और तंबू वाला कहानी सुने हो ना? सपन, मुन्ना, खोकन, ये सब नाम से कुछ पता नहीं चलता, समझे? लेकिन विकास भैया, गरम सिंघाड़ा के साथ जलेबी का रस भी चख लेते थोड़ा तो। बापू ने घूर कर देखा। काला गॉगल्स, सफेद शर्ट, सफेद पैंट और गले में नारंगी गमछा डाले मोटरसाइकिल पर बैठा एक लड़का बोल रहा था। तो भैया, क्या नाम है तुम्हारा? बापू है ना? तुम्हारे दोस्तों को बोलते सुना है क्या बापू? बापू नाम का असर होता है बे, तब न मुसल्ला लोग के फेवर में लड़ने आया है। वह सब नहीं चलेगा। पहचान पहचान कर उनके देश भेजा जाएगा। दीमक की तरह खोखला कर दिया सब पूरा देश को। चल निकल ले बे। काला गॉगल्स वाला उसको धक्का देते हुए बोला, बापू। लेकिन क्या लेकिन? खतरनाक ढंग से बढ़ा था विकास यादव, चौड़े कलावे को एडजस्ट करते हुए। मतलब आप लोग गलत। झन्नाटेदार झापड़ पड़ा था बापू के चेहरे पर। होंठ फट गया था, गोल चश्मा दूर फेंका गया। चला, उठ उठ उठ, कमॉन बापू उठ। नहीं, हम हाथ नहीं उठाएंगे। हाथ तेरा उठने लायक रहेगा तब ना, गद्दार। फिर धक्का लगा, लड़खड़ा कर गिरा तो ठेहुना कोहनी सब छिल गए थे। कल हम लोग जुलूस लेकर पहुंचेंगे उस मुसल्ला के दुकान पर। बचा सके तो बचा लेना, जा भाग। तो हम लोगों ने बापू को टूटी फूटी अवस्था में बरामद किया था। पहले तो हम समझे कि बापू में इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो विकास यादव जैसे शख्स से सीधे टकराने के लिए चला जाए, और वह भी सपन के लिए, जिससे हम लोगों का रिश्ता सिर्फ इतना था कि हम लोग शाम उसकी दुकान पर चाय पीते थे और समोसे खाते थे। हमें लगा कि यह बापू के असत्य के प्रयोगों का हिस्सा था, पर बापू के कटे होंठ और टूटा फूटा शरीर कुछ और गवाही दे रहा था। बापू ने स्थानीय अखबार के स्ट्रिंगर के साथ मिलकर एक आर्टिकल लिखा, जिसमें नए कानून की आड़ में कैसे लोगों को सताया जा रहा है इसका जिक्र था। यह आर्टिकल शहर में इतना मकबूल हो गया, खासतौर पर बाग में दिन रात बैठे लोगों के बीच, की उसकी फोटो कॉपी बांटी गई और पोस्टर छपवाए गए, जिन्हें देखकर विकास यादव की पूरी टीम कूदती थी और कूदते कूदते सपन की टिन्हई दुकान पर ढेले बरसाती थी। टीम की छत पर गिरते पत्थरों की धनाधन से सपन का पूरा परिवार पत्तों की तरह कांपता रहता था। विकास यादव के लिए ये लोग कॉकरोच से ज्यादा कुछ नहीं थे, जिन्हें जब चाहे जूतों तले कुचल सकता था। लेकिन बाग वालों की सपोर्ट और बापू और उनकी वजह से कुछ हद तक हमारी भी सपोर्ट, इसकी वजह से सीधे सीधे हाथ डालने में डरते थे। सपन का पूरा परिवार भय के जबड़ों के बीच अंदर जाता और बाहर निकलता रहता, जैसे टूटने पर अलग होने की कगार पर पहुंचा हुआ हिलता हुआ दांत। और एक न एक दिन तो हिलते दांत को टूटना ही था। सपन की बहन शाम को किराने वाले की दुकान से सामान खरीद कर लौटी ही नहीं, और वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि उस वक्त बाप की किराने की दुकान पर बापू ही बैठा था और उसने ही सामान उधार भी दिया था, क्योंकि सपन की दुकान चल नहीं रही थी डर से, और उसकी बहन ने बापू से गिड़गिड़ा कर सामान मांगा था। तो बापू दया की प्रतिमूर्ति बन गया और बापू का बाप अगन मूर्ति बन गया। सूरत हराम कहीं का, लुटा दो सब। अरे इसके चक्कर में तो बड़ा बड़ा राजपाट डूब गया, इतना छोटा दुकान का कौन औकात है।
खबरदार कभी दुकान पर बैठा तो। बापू निकलते निकलते अपना प्रतिवाद दर्ज कराता गया। कह रही थी 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, इसीलिए तुम जिम्मा लिया है सबके यहाँ चूल्हा जलाने का। भाग यहां से। पहले इस चक्कर में मार खाया और माल भी लुटा रहा है। सबको भगवान दिया है, लेकिन एक ही गड़बड़ी किया कि बराबर नहीं दिया ईश्वर ने सबको। बापू के बाप ने 1 किलो का बटखरा फेंक कर मारा था बापू को। यह संयोगवश बापू को लगा नहीं और भागने में लड़खड़ा कर दुकान के सामने वाली गली में गिर पड़ा। आई प्रोटेस्ट, उसने चिल्लाकर बाप की दुकान की ओर देखते हुए कहा था। हम लोग उसे खींच कर ले गए, नहीं तो उसका बाप दुकान में बिकने वाली झाड़ू लेकर आ ही रहा था। पर बापू बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं था। शांत आवाज में कहा, हमें प्रोटेस्ट करना होगा। हम अच्छे दोस्तों की तरह समझाने लगे, तू कौन है? थाना है, पुलिस है, डीएम है, प्रशासन है, कोर्ट है, कचहरी है, इन सब से ऊपर हूं मैं, एक कॉमन मैन। बापू ने मुस्कुराते हुए कहा। हम समझ गए थे कि बापू पूरी तरह सनक चुका था और हम उसे अपनी निगरानी में रखना चाहते थे, नहीं तो कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर होगा। तय हुआ हमें से एक हर वक्त उस पर नजर रखेगा कि कुछ खुराफात न कर दे बापू। लेकिन बापू कहां मानता, उसे तो खुराफात करना ही था। अपनी छत पर की छोटी कोठरी में वो था और हम भी नजर बनाए हुए थे, लेकिन कब वो फिसल गया एकदम गैंची मछली की तरह और सीधे नमूदार हुआ विकास यादव के घर के सामने वाले पार्क नुमा जगह पर, गले में एक हाथ से बनाया हुआ पोस्टर टांगे हुए। पोस्टर पर लिखा था, काला कानून रद्द करो, लड़की को वापस जल्द करो। कुछ लौंडे लपाड़े भी इस अजूबे को देखने जमा हो गए। किसी बिजूके की तरह लग रहा था बापू। गले में एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का पोस्टर, दोनों हाथ फैलाए उस पार्क नुमा जगह पर इधर उधर जाता हुआ, पीछे पीछे लुहेड़ों का झुंड लिहो लिहो करता हुआ। खबर सुनकर अखबार का स्ट्रिंगर भी आ गया अपने कुछ मित्रों को लेकर। कुछ बाग वाले भी जुट गए थे और एक छोटा मोटा बाग वहां पर भी बन गया। विकास यादव के बाप ने पुलिस को खबर कर दिया और पुलिस ने पटापट लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अब तक हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। जब हम पहुंचे तो बापू घायल हो चुका था। हमने उसको अपने घेरे में ले लिया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था। यह शायद विकास यादव के बाप ने ही कहा हो ऐसा करने, सिर्फ हड़का कर भगाने को कहा हो। सोशल मीडिया के न्योते पर धीरे धीरे लोग जमा हो रहे थे। हम लोग बापू को वहां से निकाल ले जाना चाहते थे, लेकिन विजुअल बुभुक्षित चैनल वाले कहां मानते हैं। चेहरे पर टपकता खून, चश्मे के शीशों पर खून, गले में टंगे पोस्टर पर भी खून के धब्बे। बापू अद्भुत शांत स्वर में बता रहा था कि न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। लेकिन यह देश का भी तो सवाल है। किसका देश? कैसा देश? जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं? बाहरी लोगों को तो निकालना होगा ना। कौन है बाहरी, कौन है भीतरी? कोई दावे के साथ कह सकता है क्या? एक शेर भी दाग दिया बापू ने, वो बाप के हिंदुस्तान वाला जो आजकल बहुत चर्चा में था। लड़कों को मजा आ गया, होए होए करने लगे। कल फिर इसी समय यहां धरना होगा। अपना नाम तो बता दीजिए। बापू, भीड़ में से कोई चिल्लाया था। हंसी की एक लहर सी दौड़ गई। हम बापू को लेकर निकल गए। उसके घर जा नहीं सकते थे, जैसी उसकी हालत थी। उसके घर वाले देखते तो घबरा जाते। अपने घर ले जाकर नहलाया, धुलाया, खाना खिलाया और तब हमारा दल उसे समझाने बैठा। यह क्या कर रहे हो तुम? कुछ अंदाजा है किससे टकराने निकले हो? हिंसा करने वालों की संख्या जितनी भी हो, एक अहिंसक ही काफी है उससे भिड़ने के लिए। तुमको रौंद डालेगा, मिट्टी में मिला देगा विकास यादव एंड पार्टी। और अभी हवा भी खिलाफ है। ज्यादा लोग नए कानून की तरफ हैं, समझे बेचुतिए? समझना तो उनको है। दूसरे दिन लाख समझाने पर भी बापू अपना रक्त रंजित पोस्टर लिए, सिर पर पट्टी बांधे उसी जगह पहुंच गया जहां तमाशाई इंतजार कर रहे थे। उन्हें आशंका थी कि शायद बापू आज नहीं आएगा और आज का मुफ्तिया तमाशा नहीं होगा। लेकिन बापू के पहुंचते ही उल्लास की लहर दौड़ गई। चारों तरफ से होए होए हुर्रे लिहो लिहो होने लगा। बापू निर्धारित जगह पर जाकर खड़ा हो गया। हर जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सुन लो जुल्मी, सुन लो तुम, बापू ही नेता हमारा है। हम लोगों का पूरा दल बापू को गलियाते हुए वापस लौट गया कि साले को नेतागिरी का चस्का लग गया और गलती से और उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। हमने एक लड़के को नजर रखने को कह दिया। उसके बाद का सारा वाकया उसी की जबानी सुना हमने। क्या बताएं भैया, बापू भैया को देखते आप लोग, विकास यादव का बाप विकास यादव और काला काला सफारी वाला गुंडा लोग, किसी के हाथ में पिस्टल, किसी के हाथ में AK-47 भी, आकर सब मैदान खाली करवा दिया। सब भाग गया, पर बापू भैया नहीं भागे। फिर विकास का पापा आके बापू भैया को कुछ बोला और फिर बापू भैया को साथ लेते गया। क्या
साथ ले गया? पहले काहे नहीं बोला बे? अब हमें डर लगने लगा था। उन लोगों के साथ हमारा बापू अकेला था। हालांकि हम लोग इस हालत में थे नहीं कि विकास यादव के बाप के जबड़े से बापू को छुड़ा लाते। हमने पुलिस के पास जाने की ठानी। सुनिए, आप लोगों ने तो ऐसे ही शहर में बहुत हंगामा मचा रखा है, पुलिस इंस्पेक्टर सीधे सीधे बोला। हमने? सर, हमारा बापू तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, उसको अगवा किया गया है सर। ज्यादा नेतागिरी मत झाड़ो, सबका नाम लिखो रे, सबके बाप को बुलाओ थाना। आजकल फैशन हो गया है, बड़ा आदमी लोग को बदनाम करो, चौक चौराहे पर मोमबत्ती जलाओ। सरकारी कानून का कोई इज्जत नहीं है। सब चले जाओगे अंदर, पूरा करियर खराब हो जाएगा। हम लोग समझ गए कि हमारी दाल यहां नहीं गलेगी और इंस्पेक्टर से ज्यादा हम अपने बापों से डरते थे। हम सीधे सीधे एसपी के यहां चलेंगे, कम से कम बात तो हो सकती है उनसे। एसपी बड़े बेतकल्लुफी से मिले। जाइए आप लोग जाइए, आपका दोस्त क्या नाम बताया था? बापू ना? पहुंच जाएगा घर। हिम्मती है लड़का वैसे। एसपी हंसकर बोले। बापू की प्रशंसा में बोले गए अल्फाज हम में अचानक डर पैदा कर गए, क्योंकि हमने तो कभी बापू को हिम्मत का प्रदर्शन करते देखा नहीं था। हमारे हर मारपीट के हिंसक कार्यक्रम में हमेशा पीछे रहता था, थर थर कांपता हुआ, घिग्गी बंधी हुई, और कई बार हमें संभालना पड़ता था। ऐसे कार्यक्रम से दूर रखना पड़ता था उसे। पर बापू सचमुच लौट आया। थोड़ा टूटा फूटा लग रहा था, लड़खड़ाता लंगड़ाता। सपन की माँ और बहन उसे कंधे का सहारा देकर ला रहे थे। बिल्कुल दृश्य वैसा ही था जब बापू गोली लगने से पहले प्रार्थना सभा में 2 महिलाओं के कंधे का सहारा लेकर जा रहे थे। सपन ने बाद में बताया कि बापू उनके सामने बिल्कुल नहीं डरा। सीधे आंखों में देखकर बात की थी उसने और कहा कि बहन को साथ लेकर ही जाएगा। उसके बाद क्या हुआ होगा इसका अंदाजा बापू की हालत देखकर लग ही रहा था। हम उसके लिए बहुत डर रहे थे। हो सकता है कि वह विकास के घुटे राजनीतिज्ञ पिता की कोई लंबी चाल हो। उसने सोचा हो कि खुद पिस्टल हाथ में लेकर 3 गोलियां सीने में उतार देने से ज्यादा निरापद और सुरक्षित तरीका था भीड़ के हवाले कर देना। बाकी का सारा काम भीड़ देख लेती थी। एक दानवी उल्लास के साथ नेजे पर सिर को रखकर उछालने जैसा उत्सव मनाने को आतुर भीड़। किसी मर्दूद ने जोर से गाना भी बजा दिया था, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू गाना सुनकर मुस्कुरा रहा था, काले चेहरे की एकदम उज्जवल मुस्कान। बापू हमारी सेहत के लिए सचमुच हानिकारक साबित होने वाला था।